हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज की क्लास भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रश्न आपके पढ़े हुए होंगे और कुछ आपको कॉमन सेंस भी लगाने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, वो कौन सा पोषण चक्र है जो पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। पहला कह रहा है कार्बन चक्र, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन चक्र, तीसरा कह रहा है फास्फोरस चक्र, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी चक्र। आपको बताना है पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है वो कौन सा होता है। कार्बन चक्र होता है या नाइट्रोजन चक्र होता है या फास्फोरस चक्र होता है या उपरोक्त सभी चक्र होते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को क्लास में पढ़ाई हूँ मैं। वो कौन सा चक्र है जो आपके मिट्टी में संपन्न होता है और जो है वायु में संपन्न होता है। तो आप सभी को निश्चित ही पता होगा, खास करके आपका जो फास्फोरस चक्र है ये चट्टानों के टूटने फूटने से ही बनता है। चट्टानों की टूट फूट से ही ये चक्र मतलब जो है अनुक्रम में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन चक्र का ऐसा कोई बात नहीं है। नाइट्रोजन चक्र भी आप सभी को पता है कि इसमें चट्टानों का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपका जो फास्फोरस चक्र है ये चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। एक आपको सल्फर चक्र मैंने पढ़ाया था, वो आपका मिट्टी और वायु में संपन्न होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वह पोषण चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। कौन सा पोषण चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होता है। पहला कह रहा है कार्बन चक्र, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन चक्र, तीसरा कह रहा है सल्फर चक्र और चौथा कह रहा है फास्फोरस चक्र। इसमें से कौन सा चक्र होगा जो सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होता है। वैसे आपका अगर ऑप्शन में जल चक्र हो जाता तो सबसे बढ़िया आपका उत्तर जल चक्र है, कि सूर्य के प्रकाश से जो सीधा प्रभावित होता है वो आपका जल चक्र होता है। लेकिन ऑप्शन में जल चक्र नहीं है, इसका मतलब कोई और भी है जो सूर्य के प्रकाश से सीधा प्रभावित होने वाला है, जो दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला चक्र है। बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा। आपका कार्बन चक्र है या नाइट्रोजन चक्र है या सल्फर चक्र है या आपका फास्फोरस चक्र है। देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन में एक बार और दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे पोषण चक्र कह रहा है, वह पोषण चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, वो कौन सा पोषण चक्र होगा आपका। चलिए दीजिएगा जवाब। शानदार प्रश्न है आप सभी के लिए, निश्चित ही कॉमन सेंस का है, आपको पता होना चाहिए क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, कार्बन चक्र ही सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होने वाला पोषण चक्र है। चूँकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो पौधे भोजन बनाते हैं और प्रकाश मतलब जो है पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस तरह से जो कार्बन है वो ठोस रूप में आ जाता है। जब ये ठोस जो रूप है इन्हीं का जब उष्मा के रूप में दहन होता है, यानी कि जब हम क्या कहते हैं श्वसन करते हैं, तो कार्बन फिर हमारे शरीर से बाहर आता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सबसे सटीक उत्तर है आपका पोषण चक्रों में, इसलिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है। भूवैज्ञानिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र या जैव रासायनिक चक्र या रासायनिक चक्र। तो ये तो रिपीटेड प्रश्न है, आपने इसको कल ही सॉल्व किया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में अवयव, वहाँ पे आपने पोषण चक्र पोषण को किया था, यहाँ पे अवयव है। कल आपने यहाँ पे लिखा था पोषण के चक्रण को क्या कहते हैं, आज अवयव के चक्रण को पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल करेक्ट है। अवयव पूछे, पोषण पूछे या जो भी पूछे, तत्व पूछे, ये सब का सब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और दिमाग लगा के उत्तर दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक है। क्या प्रवाल भित्तियों की उत्पादकता सबसे अधिक है। दूसरा कह रहा है रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है।
तीसरा कह रहा है गन्ने की उत्पादकता अधिक है। चौथा कह रहा है सभी बातें सही हैं। आपको बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है। शानदार प्रश्न है, कॉमन सेंस का भी है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। क्या प्रवाल वित्तीय जो प्रक्रिया है इसकी उत्पादकता सबसे अधिक है? क्या रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता वाला क्षेत्र होता है? क्या गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है? क्या सभी बातें सही हैं? तो बिल्कुल बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सभी बातें सही हैं आपकी। प्रवाल भित्तियों की उत्पादकता अधिक है, सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। रेगिस्तान की उत्पादन क्षमता कम होती है, निश्चित ही, कोई डाउट नहीं है। और गन्ने की उत्पादकता भी अधिक होती है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत अधिक होती है गन्ने की अन्य फसलों की अपेक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी बातें एकदम से करेक्ट हो जाएंगी। अगला देखिए पढ़ाया हुआ है, मौलिक खनिज तत्व कौन से हैं? 3 प्रकार के खनिज तत्व मैंने आप लोगों को बताया था जो कि ज़रूरी होती है मिट्टी के लिए। एक मैंने आपको बताया था मौलिक यानी कि मूल यानी कि मुख्य। दूसरा मैंने आपको बताया था गौण। तीसरा मैंने आपको बताया था सूक्ष्म। तो यहाँ पे आपको मूल पोषक तत्वों के बारे में बताना है कि मूल पोषक तत्व कौन सा है। पहले ऑप्शन में दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस। चलिए दूसरे में दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा फास्फोरस और मैग्नीशियम। तीसरे में दिया कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम और इसके अलावा और भी एक तत्व है। और साथ ही आपका लास्ट में दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और फास्फोरस। अब आपको बताना इसमें से कौन है जो मुख्य तत्व है, वो मुख्य पोषक पदार्थ है। मैं आपको पहला ऑप्शन फिर से दिखा दे रही हूँ। आपको पढ़ाया है मैंने क्लास में, तो गलत नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपके लगभग 6 पदार्थ ऐसे हैं जो आपका मेन होते हैं, मुख्य होते हैं किसी भी प्लांट या कहिए कि मिट्टी की पोषकता को बढ़ाने के लिए। तो कौन से हो जाएंगे? कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, सल्फर और फास्फोरस। ये आपके मुख्य तत्व होते हैं, प्रधान तत्व होते हैं, इनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अल्पांश यानी कि सूक्ष्म मात्रा में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आपको वो बताना है। वो अवयव या वो पोषक तत्व जो अल्पांश होते हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम ज़रूरत होती है, वो कौन से हैं? पहले में कह रहा है मैग्नीज, बोरान, जिंक और इसके अलावा कह रहा है कॉपर और MO और आपका कैल्शियम। दूसरे में कह रहा है आपका Ca, Mg, Na, K, Mn और B। और आपका 3 में कह रहा है Si यानी कि सिलिका, Bm यानी कि मैग्नीज और आपका B मतलब बोरान, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम। और लास्ट में कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और फास्फोरस। आपके हिसाब से कौन से तत्व हैं जो सबसे सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक पड़ती है जिनकी मिट्टी को? तो आपको पता है कि जो है कार्बन वाला तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिलिका के बारे में मैंने आप लोगों को कोई कुछ भी नहीं बताया था। अब बच्चा आपके पास पहला और दूसरा ऑप्शन आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीज और बोरान, जिंक और इसके अलावा आपका मतलब जिसको कॉपर कहते हैं, तांबा, और इसके अलावा आपका कैल्शियम, ये सारे आपके सबसे सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी सबसे कम मात्रा में ज़रूरत होती है मिट्टी को। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मैंने आप लोगों को नोट भी कराए थे ये सारे पॉइंट। तो इस तरह से आयोग ने देखिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। आपको सारे पॉइंट आयोग में पूछे हुए मिलेंगे, अलग अलग एग्ज़ाम में मिलेंगे, अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे, शब्द बदल बदल के मिलेंगे, लेकिन आपको वही मिलेगा जो मैंने मैक्सिमम आपको पढ़ाया है। अब वनडे एग्ज़ाम्स में फैक्ट वाली चीज़ें भले ही आपको अपने नोट्स में ना मिले, लेकिन अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में ज़रूर मिलेंगे। अगला देखिए, उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, कह रहा उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? फलित प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं या कुल उत्पादकता कहते हैं? क्वेश्चन है उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। शानदार प्रश्न है और एकदम कॉमन सेंस का है बच्चा लोग। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आप सभी को मालूम ही होगा क्योंकि आप सभी को मैंने पढ़ाया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
सकल प्राथमिक उत्पादकता तो होगा नहीं, क्योंकि प्लांट जो भोजन बना के तैयार करते हैं वही उनका सकल प्राथमिक उत्पादन है। फिर उसमें से जो श्वसन के बाद नष्ट हो जाता है, जो मतलब जो श्वसन में नष्ट हो जाता है उसके बाद जो बचता है वो उनका प्राथमिक उत्पादकता हो जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे उपभोक्ता की बात कर रहा है, उत्पादन की बात नहीं कर रहा है, यानी कि जो उत्पादन करता है उसकी बात नहीं कर रहा है, उपभोक्ता की बात कर रहा है। उपभोक्ता दूसरे स्तर पे आ जाता है। प्राथमिक स्तर पे तो आपके प्लांट्स होते हैं जो उत्पादन करते हैं, तो उपभोक्ता द्वितीय स्तर पर है, यानी कि क्या हो गया, द्वितीय उत्पादकता हो गया। जो दूसरा स्तर का जो उपभोक्ता होगा, जो भोजन को ग्रहण करेगा और श्वसन के बाद जो उसके पास ऊर्जा बची रहेगी अन्य पोषण को उपलब्ध कराने के लिए, अन्य पोषण स्तरों के लिए, वही क्या कहलाता है, द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो ऊर्जा द्वितीय उत्पादकता यानी कि द्वितीय उपभोक्ता के शरीर में श्वसन के बाद बच जाती है अगले पोषण स्तर को प्रदान करने के लिए, वो आपका द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। जो कि अगर उसके पास ऊर्जा नहीं बचेगी तो अगले पोषण स्तर का पोषण कैसे होगा। हर स्तर का जो पोषण है वो दूसरे स्तर के पोषण के लिए आहार का मतलब जो है काम बन करता है, यानी कि आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। हमने ये सारी चीज़ें क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है। आगे देखिए, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। आपको पता है कि निचले पोषण स्तर से जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है ऊर्जा का जो प्रवाह है वो घटता जाता है। हमने आपको बताया था ना 10% का नियम। अगर इनके पास 1000 कैलोरी है तो जो शाकाहारी है उसको 100 कैलोरी मिलेगा, जो मांसाहारी है उसको 10 कैलोरी मिलेगा, जो सर्वाहारी उसको 1 कैलोरी मिलेगा, उसके बाद 0.1 में हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये घटते जा रहा है क्रम, ये क्या कहला रहा है, कह रहा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार इसको आप जो है बता सकते हैं। दूसरा कह रहा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा कह रहा न्यूटन के नियम द्वारा आप इसको बता सकते हैं। और चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। बताएंगे जो ऊष्मागतिकी का मतलब जो नियम है जो आपका पोषण स्तर के साथ घट रहा है, ये आप किससे मतलब जो है कोरिलेट करके बता सकते हैं। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा आप इसको व्याख्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अस्थापन से अभिप्राय होता है। अस्थापन का क्या मतलब होता है, ये शब्द मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ। अगर आपको याद है तो मैंने अनुक्रमण पढ़ाया था आप लोगों को, सक्सेशन पढ़ाया था, जिसमें बहुत सारे शब्द आए थे। उसमें से एक शब्द था अस्थापन। आपको बताना इसका क्या मतलब है। न्यूडेशन है इसका मतलब, या परिभ्रमण है इसका मतलब, या स्थापना है, या प्रतिस्पर्धा है। बताएंगे अस्थापन से क्या अभिप्राय है। आप सभी को मैंने पढ़ाया है बच्चा लोग। क्या उत्तर हो जाएगा आपके हिसाब से, तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा, स्थापना हो जाएगा। अस्थापन का मतलब हो गया स्थापना हो जाना। मैंने आप लोगों को अनुक्रमण में पढ़ाया था, प्राथमिक अनुक्रमण में पढ़ाया था, द्वितीयक अनुक्रमण भी होता है, प्राथमिक अनुक्रमण भी होता है। इसमें मैंने आपको क्रम और सीक्वेंस पूरा बताया था क्रम का। अगला देखिए, आ गया क्वेश्चन बढ़िया, कह रहा पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। पारिस्थितिकी जो अनुक्रमण होता है 2 प्रकार का, मैंने आपको बताया था अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है। एक था प्राथमिक और दूसरा था आपका द्वितीयक। तो ये जो अनुक्रमण चलते हैं आपको बताना है इस अनुक्रमण को किसने सबसे पहले अध्ययन किया था। किसी ने अध्ययन किया होगा और फिर इन शब्दावलियों को दिया होगा। कौन है वो, ओडम है, या क्लीमेंटेसन है, या हुंट हैं, या किंग हैं। इनमें से कौन है जिनके द्वारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण को सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था और बताया गया था। सब आपका पढ़ा हुआ है। हालांकि ये नाम मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आपको नाम भी पता चल जाएगा आज कि कौन है महोदय जिन्होंने इसका अध्ययन किया और इसके बारे में लोगों को बताया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। हुंट महोदय ने ये हिंट दिया है कि प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण होता है, जिसके द्वारा कहीं पर उत्पादन का जो प्रोसेस है ये चलता है। अगला देखिए, कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं
इसमें कौन सा जीवाणु है प्रमुखतः? कह रहा है फ्रैंकिया है, दूसरा कह रहा है अजस्पेरिलियम है, और तीसरा कह रहा है दोनों हैं, और चौथा कह रहा कोई नहीं है। बताएंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु करते हैं? बहुत सारे जीवाणुओं को मैंने आपको बताया था, कुछ जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से करते हैं, कुछ दलहनी पौधों के जड़ों में होते हैं, कुछ धान के खेत में होते हैं। इस तरह से कई प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं को मैंने बताया था। आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? फ्रैंकिया है, या अजस्पेरिलियम है, या दोनों हैं, या कोई नहीं है? याद रखेंगे बच्चा लोग, ये दोनों हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फ्रैंकिया भी और अजस्पेरिलियम भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सारी चीज़ें। अगला देखिए, अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है। अच्छा, अनुक्रमण की क्रिया में, आक्रमण में नहीं होता है, में क्या होता है कि अनुक्रम में क्या होता है? अनुक्रमण की प्रक्रिया के अनुक्रम में क्या होता है? अनुक्रम में क्या होता है या अनुक्रमण में क्या होता है? कह रहा अभिगमन होता है, अस्थापन होता है, एकत्रीकरण होता है, उपरोक्त सभी होता है। आपको बताना है जो अनुक्रमण का क्रिया चलता है। मैंने अभी बताया ना, अनुक्रमण मतलब होता है सक्सेशन। इसके अनुक्रम में कई अवस्थाएं आती हैं, मैंने आपको बताया भी था अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ से कौन सी चीज़ है जो आएगा उस अनुक्रम में? अभिगमन आएगा क्या? अस्थापन आएगा क्या? एकत्रीकरण आएगा क्या? उपरोक्त सभी होंगे क्या? सत्य बताएंगे बच्चा लोग। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको बताया था अनुक्रम में सबसे पहले नगनीकरण होता है, यानी कि कहीं पर जो है चट्टानें या जगह जो है वो खाली हो जाते हैं। उसके बाद उस नगनीकरण में आपका प्रवास होता है। प्रवास मतलब कि एक तरीके से कि प्रकीर्णन होता। प्रकीर्णन का मतलब था कि आसपास के इलाके से प्लांट्स, बीज और जो फल फूल है वो सब वहाँ पे आएंगे। फिर क्या होगा? प्रवास होगा। प्रवास के बाद आपने देखा था अस्थापन था। अस्थापन के बाद आपने देखा था जो है प्रतिस्पर्धा था। प्रतिस्पर्धा के बाद आपने देखा था वहाँ पे मतलब जो है प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा प्रतिक्रिया, और फिर लास्ट में आपने देखा था कि वहाँ पे मतलब वनीकरण हो जाएगा, यानी कि वन के रूप में डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरी तरह से अपने आप को स्थिरीकरण कर लेंगे, वहाँ पे स्थिरीकरण आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें होंगी। अभिगमन मतलब कि प्रवास, वहाँ पे आना। अस्थापन मतलब वहाँ पे स्थापित होना। एकत्रीकरण मतलब एकत्र होना। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस शब्दावलियों को थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके। आएंगे, स्थापित होंगे, एकत्र होंगे, फिर प्रतिक्रिया करेंगे, फिर आप देखेंगे प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया, और फिर स्थिरीकरण। तो इस तरह से आपने सब लास्ट में स्थिरीकरण आता है, आपने पढ़ा था सारी चीज़ें, तो सभी बातें सही हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका होती है। कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका होती है? इस प्रश्न में हो सकता है आप लोग फंसें, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत डीप क्वेश्चन है। बताएंगे कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका होती है। पहला कह रहा रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। दूसरा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। चौथा कह रहा है सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास। और चौथा कह रहा उपरोक्त सभी। आपको बताना है कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका। आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, कॉमन सेंस का है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? याद रखेंगे आपकी सारी बातें सही हैं। ये तो आप 100% श्योर हैं कि सकल मृत पदार्थों का जो मतलब तोड़ने का काम किया जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है और इस क्रिया को जीवाणु ही अंजाम देते हैं। आपका दूसरा कह रहा है रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। तो बिल्कुल रासायनिक जो क्रिया होगा उसको भी तो जीवाणु और कवक जैसे जीव ही संपन्न करेंगे। तो अगर आपका तीसरा पहला सही है तो निश्चित ही दूसरा भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसमें भी जीवाणुओं की भूमिका होती है। तो सभी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 एकदम से सही हो गया। अगला देखिए, अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा? कहीं पर अगर अनुक्रमण होना है
या हो रहा है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? कह रहा है समुदाय का, दूसरा कह रहा है जलवायु का, तीसरा कह रहा है जैवीय घटक का और चौथा कह रहा है मृदा का। बताएंगे अनुक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा अवयव निभाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न और एकदम कॉमन सेंस का है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि कहीं के इन्वायरमेंट को, कहीं के जलवायु को, कहीं की वनस्पतियों को, कहीं के मानव को, कहीं के धरातल को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो आप सभी को पता है कि वो करता है जलवायु। जलवायु से ही समुदाय आते हैं, जलवायु से ही जैविक घटक बनते हैं, जलवायु से ही मृदा बनते हैं। हर चीज़ को निर्धारित करता है जलवायु। यहाँ तक कि जलवायु निर्धारित करेगा कि आप गोरे होंगे कि काले होंगे, आप लंबे होंगे कि छोटे होंगे, आपकी नाक चपटी होगी कि उठी होगी, आपका भोजन कैसा होगा, आपका ड्रेस पैटर्न कैसा होगा, आपका थिंकिंग कैसा होगा। ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करती है? जलवायु। तो जलवायु सबसे मेन रोल अदा करती है कहीं पर मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को, पौधे के डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया को, प्रजनन की प्रक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, अपघटन की प्रक्रिया को, सभी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है जलवायु। ऑप्शन नंबर आपका 3 मतलब 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सबसे कम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है बच्चा लोग? बहुत ही शानदार प्रश्न, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। सब आपका पढ़ा हुआ है, कॉमन सेंस का है, ये मत सोचिएगा एक एक शब्द में आपको घोल घोल के पिलाऊंगी। आपको उन शब्दों को तोड़ना, जोड़ना, मरोड़ना भी आना चाहिए कि कहाँ जोड़ेंगे तो बन जाएगा, बढ़िया उत्तर आएगा, कहाँ से हटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। जब तक ये टेक्निक नहीं आएगा तब तक किताबें साथ नहीं देंगी। तो ज्ञान के साथ साथ कॉमन सेंस बताइएगा। सबसे कम जैव विविधता देखी जाएगी कहाँ? चरम समुदाय में, क्रमिकी समुदाय में, नवीन समुदाय में, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही शानदार प्रश्न। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं, आप लोग का दिमाग कहाँ तक जाता है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ देखी जाएगी मेरे होनहार बच्चा लोग? क्या सही हो जाएगा? तो निश्चित ही क्या सत्य होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सत्य होगा। नवीन समुदायों में जब कहीं पे आपका स्थिरीकरण शुरू होगा, जब कहीं पे आपका जो है अनुक्रमण शुरू होगा, तो सबसे पहले जो समुदाय बनेगा वो नवीन समुदाय होगा। उसमें कम जैव विविधता होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, जटिल होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, डेवलप्ड होता जाएगा, वैसे वैसे जैव विविधता अधिक होती चली जाएगी। तो आपका नवीन यानी कि शुरुआत में, जैसे आप शुरू में कम परिपक्व होते हैं, कम मैच्योर होते हैं, कम दिमाग होता है, कम वर्क करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका दिमाग, आपकी सोचने की क्षमता, हर चीज़ बढ़ती चली जाती है। कुछ इसी तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे आपके अनुक्रमण की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है और आप बहुत आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। ये भी देखिए अनुक्रमण का है। अनुक्रमण से आज बहुत क्वेश्चन है और सब आपके कॉमन सेंस वाले हैं। कह रहा है एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा हो जाता है, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होगा? अगर एक क्षेत्र की वनस्पतियों का समूल विनाश वन में आग लगने से हो गया और वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं रही, तो वहाँ पे सबसे पहले कौन से चीज़ का डेवलपमेंट होगा? पहला कह रहा है पादप प्लवक आएंगे, दूसरा कह रहा है क्रिस्टोज लाइकेंस आएंगे, तीसरा कह रहा है घास आएगा और चौथा कह रहा है मांस आएगा। फटाफट बताइएगा उत्तर। आप सभी को ये सारी चीज़ें बताई हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ डेवलप करती हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आसान है, कॉमन सेंस का है। इसको तो गलत करने के बारे में सोचिएगा भी मत आप लोग, नहीं तो बहुत पिटाई करेंगे हम आप लोगों की। क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपके लाइकेंस हैं ये चट्टानों पे होते हैं, नग्न जगहों पे होते हैं, नग्न सतहों पे होते हैं जहाँ अभी उत्पादकता संभव नहीं है। यहाँ आग लगी है, उत्पादकता थोड़ी समाप्त हो गई है। पादप प्लवक तो समुद्र में होते हैं, जल में होते हैं, ये तैर रहे हैं ना, प्लवक में तैरने वाले पादप, ये स्थल पे कहाँ तैरने लगेंगे। मांस आप सभी को पता है कि मांस, वहाँ मांस मतलब जाने ना, मांस मतलब कि वो लाइकेन और मांस ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे अन्य प्लांट्स की डेवलपमेंट होने का संभावना नहीं होता। तो क्या आएंगे? घास आएंगे। अगर वन नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ फिर घास सबसे पहले आते हैं, उसके बाद फिर से बड़े बड़े प्लांट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है।
अगला देखिए बच्चा लोग, यह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं। ये भी आपका पढ़ा हुआ है। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं। प्रभावी प्रजाति कहते हैं, कीस्टोन प्रजाति कहते हैं, अस्थानिक प्रजाति कहते हैं, या संवेदनीय या संवेदनशील प्रजाति कहते हैं। ये सब आपका पढ़ा हुआ है और देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी समुदाय में जैव भार भले कम हो लेकिन उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो की स्टोन प्रजाति होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। संवेदनशील प्रजाति जो सबसे पहले पर्यावरण में आने वाले निगेटिव इम्पैक्ट से प्रभावित हो। स्थानिक प्रजाति मतलब वो स्थानीय हो, विदेशी ना हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, समुदाय सदस्यों के समुच्चय या पुंज को व्यक्त करता है। समुदाय जो है वो सदस्यों के समुच्चय को यानी कि उनके पूरे के पूरे एक जितने भी उनमें हैं सबको प्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, समान प्रजाति के हो सकते हैं। दूसरा कह रहा विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। तीसरा कह रहा समान प्रकार के हो सकते हैं। चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। यानी कि एक समुदाय है सदस्यों का और वो सदस्यों का जो समुदाय है वो समुच्चय है, एक पुंज है। और वो जो पुंज है वो जो समुदाय है या जो समुच्चय है वो क्या प्रदर्शित करेगा। तो निश्चित ही अगर वो समुदाय सदस्यों का पुंज है और एक बहुत सारा मतलब लोगों का इकट्ठा करके ले रहा है तो निश्चित वहाँ पे विभिन्न प्रजातियाँ पाएंगी। वहाँ पे विभिन्न प्रजातियाँ हो सकती हैं क्योंकि ये समुदाय की बात कर रहा है, एक परिवार की बात तो करेगा नहीं। एक परिवार में भी देखिए विभिन्नता होती है, जातीय भले ना हो लेकिन नेचर का और अन्य चीज़ों की विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन यहाँ समुदाय की बात कर रहा है यानी कि जैसे पूरे गाँव की बात कर सकता है तो वहाँ पे क्या होगा, जातीय विभिन्नता हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही मतलब सेकंड बिल्कुल सही है, प्रजातीय विविधता को बताएगा। अगला क्वेश्चन और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु में वह समुदाय संरचना को परिवर्तन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसमें आप लोग हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, चलिए देखते हैं आप लोग होते हैं या नहीं। कह रहा है जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं यानी कि कोई समुदाय है और उसमें उनकी भूमिका प्रभावशाली है और सूक्ष्म जलवायु में वह समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं और वहाँ के मतलब थोड़े स्तर पे उस माहौल को भी परिवर्तित करते हैं और समुदाय की संरचना को भी परिवर्तित करते हैं। क्या हो जाएंगे कि कीस्टोन प्रजाति होगा, लाभदायक प्रजाति होगा, आक्रमणकारी प्रजाति होगा या प्रभावी प्रजाति होगा। क्या होगा बच्चा लोग आपके हिसाब से, जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं तो आक्रमणकारी तो होंगे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। लाभदायक से तो इसका कोई मतलब नहीं है, चूँकि प्रभावी की बात कर रहा है, लाभदायक की बात नहीं कर रहा है। तो आप याद रखेंगे कीस्टोन प्रजाति की बात कर रहा है। कीस्टोन प्रजातियाँ ही समुदाय में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं और वहाँ की संरचना उन्हीं के ऊपर निर्भर होती है। अगर कोरल को हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा समुद्र का। ऐसे ही अगर जंगल से शेर को हटा दिया जाए तो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आज का हम आखिरी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और आज का बहुत आसान प्रश्न है, आपका पढ़ा हुआ है तो गलती तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे बच्चा लोग। कह रहा कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु क्या है। कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु का क्या काम है। कह रहा है खनिज अवशोषण में ही सहायता करते हैं। दूसरा कह रहा है खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। तीसरा कह रहा है सहभोजी के रूप में व्यवहार करते हैं। चौथा कह रहा है परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो कवक मूलीय सहवास में कवक होते हैं वो क्या करते हैं। तो मूल मतलब होता है जड़, यानी कि जब किसी प्लांट के जड़ में कवक सहवास के रूप में पाए जाते हैं तब वो खनिज व जल के अवशोषण में
प्लांट की मदद करते हैं, उस प्लांट की बहुत मदद करते हैं। खनिजों और जल के अवशोषण में ये विशेषता होती है कवकमूलीय सहवास की। तो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पढ़ा हुआ रिवीजन हुआ होगा, थोड़ा दिमाग का कसरत भी किया होगा आप लोगों ने और आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। हम लोग ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करते रहे करेंगे और पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन भी करेंगे, नया भी सीखेंगे। तो बच्चा लोग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच।